नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं एक शानदार एक सेट एसएससी सीजीएल का शिफ्ट टू 12 फेल वाला। ये फोर्थ सेट होने वाला है हमारा। 4 वीडियो मैंने करवा दिए, ये फिफ्थ सेट है अपना, ठीक है। इससे सभी पहले की आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और सभी की सभी वीडियो को आप सबसे पहले देखिए, तब जाके आप ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है और आप सभी को उसकी नॉलेज होना, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए उसके, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन का टाइप बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए केवल एक ही उपाय है, क्या कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ये आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए। ये नाउन की वीडियो मैंने अपलोड करवा दी, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। आप ये वाली चीज़ें भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारे। और ये अभी जस्ट मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की हुई है एसएससी सीपीओ 2020 से 21 की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं शिफ्ट 1 23 नवंबर वाला, ठीक है। और सभी के सभी 50 क्वेश्चन केवल एक ही वीडियो में मैंने इसको आपसे सॉल्व करवाए, ठीक है। आपको प्रॉपर मेथड बताइए। देखिए, एक ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी, और आप नए हो इस चैनल पर तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको उसकी लिंक यहीं मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ऐप की लिंक डलवा दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और सभी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ भी फ्री अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़्यादा गवाते हुए, ठीक है। अब देखिए, ये आ गया मेरा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसे कैसे करोगे, यदि ये नंबर 88 से विभाज्य तो बी माइनस ए बताइए। क्या 88 से विभाज्य बी माइनस ए मुझे बताना है। क्या किया जाए इसके लिए, देखिए 88 है, 88 क्या होता है, 8 इंटू 11। एक सेकेंड होना, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसमें क्या है। ठीक है, ठीक है, 8 इंटू 11 8 से कटता है, 11 से कटता है। अब आप बताइए कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आप सभी जानते हो कि अल्टरनेट नंबर का अगर डिफरेंस लिया जाए, अल्टरनेट को सम करके डिफरेंस लिया जाए तो वो बनाता है मेरा क्या, 11 की डिविजिबिलिटी। देखिए 8 5 13, 13 और 4 17, 17 प्लस बी, 17 प्लस बी। और इसका किसका डिफरेंस चाहिए मुझे, ए प्लस 1, 1 प्लस 6 7 हो गया। क्या आ गया, 7 प्लस ए, ठीक है, ये आ गया मेरा। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये कि कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। आप माइनस कीजिए तो 17 में से 7 गया तो 10 बचा, और प्लस बी माइनस ए, ठीक है। ये नंबर है नहीं टोटल, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप बताइए बी माइनस ए की वैल्यू में क्या रखूं कि ये नंबर 11 बन जाए या 11 का डिविजिबल बन जाए। तो मैं आपसे कहूंगा कि सर बी माइनस ए की वैल्यू आप अगर 1 पुट कर देते हो तो 10 और 1 11 हो जाता है, और 11 से डिविजिबल है, मतलब कि 11 की डिविजिबिलिटी लगा के मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने कर लिया। नॉर्मली आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये देखिए, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2 5 जा 10, क्योंकि सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ। तो 2 5 जा 10, 10 से 40 डिवाइड किया तो 4 आया, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाया, ऑफ लगाया। देखिए सबसे पहले 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऑफ लगाया तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 जा 15 आएगा, ठीक है। और 15 आ गया, यहाँ कितना आ गया टोटल, ये वैल्यू कितनी आ गई 15। अब आप जानते हो ये मल्टीप्लाई लगा, ये डिवाइड लगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड। तो 6 3 जा 18 आ गया मेरा, 3 आ गया, 6 3 जा 18 और 3 इंटू 15 45, ये आ गया 45, ठीक है। अब आप बताइए कि ये 3 है ब्रैकेट में और ये माइनस का 8 है, 3 माइनस 8 कितना होता है, माइनस का 5, और एक माइनस पहले ही लगा हुआ तो माइनस का 5 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5,
और डिवाइड लगा हुआ है 25। अब आप बताइए कि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वर्ड मास का रूल इसमें अप्लाई होता है, तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को 25 से काटोगे तो 2 आएगा, और 2 चौक 8। ये मेरा आंसर हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ताकि आप आसानी से कर सको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की। देखिए, 6 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? मतलब कि देखिए घंटियां हैं जो बजती हैं, ठीक है, एक 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड बाद बजती हैं। तो मुझे ये बताना है कि कितने सेकंड बाद वो फिर से बजेंगी। तो एक्चुअली मुझे लेना क्या है, एलसीएम। एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम ऐसा नंबर होता है इन सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाए। देखिए 4 है, मतलब कि 2 का मल्टीपल कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके साथ में देखूं 3 है, तो 3 का वो होना चाहिए, डिजिट्स हम 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 8 और 14, 14 और 1 15, ठीक है। 6 और 7 13 1 14, ये नहीं कटेगा। 6 और 14 15, हाँ ये दोनों 3 का मल्टीपल आ गए। अब चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 2 बच्चा नहीं कटेगा। ये 8 से केवल एक आंसर बचा 168। ये मेरा एलसीएम। आप चाहें तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं एलसीएम वाली मेथड से, और ये भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है आपको वो चीज सिखाना जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सको, ठीक है। अब देखते हैं कि एक संख्या ए को ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है, ठीक है। ए और बी में रिलेशन दी थी। अब देखिए संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान ये है तो ए के 80% और बी के 40% का योग बताना है। कैसे बताओगे आप लोग, मेथड बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आप करोगे कि ए का 11/5 किया मैंने, और बी का 22% किया मैंने। ग्यारह दूनी 22, ठीक है। 5 से काटा तो ये 20 आएगा। ये 2 से काटूंगा तो 1 0 10 आ जाएगा। 1/10 आ गया, ठीक है। ए बराबर बी गुणा 1/10, तो ए की वैल्यू 1 और बी की 10। देखिए ए रेशो बी कितना आ गया, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 10, ठीक है। अब एक और एलिमेंट दे रखा है सी। क्या दे रखा है, देखिए बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। बी है ना वो सी का 2.5% है। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अगर मुझे 2.5 चाहिए तो यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1/40। 2.5% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू है 1/40। देखिए ये कह रहा है कि अगर सी 40 है तो ये 1 है, ये 1 है। 1 की वैल्यू 10, तो 40 की वैल्यू एक 0 ऐड, इसमें 1 0 ऐड होता है तो इसमें भी 1 0 ऐड करी थी, 400। ये मेरा बन गया, ठीक है। अभी मैं हटा देता हूँ ये चीजें। अब बताइए, अब उसने बोला है यदि सी की वैल्यु इतनी है 5500, तो ए का 80%, ठीक है। ए का 80% कितना होगा, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4/5। तो 1 का 4/5 करेंगे तो 4/5 भी आएगा, प्लस 10 है, 10 का बी का 40%, 10 का 40% करेंगे तो कितना आएगा 4। 40 गुणा 10 कीजिए 400, 100 से भाग दीजिए तो 4 आएगा। 4 पंजे 20 और 4 24/5, कितना है 24। 4 पंजे 20 और 4 24/5। ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है। एग्जामिनर ने मुझे ये दे रखा है 400 की वैल्यू दे रखी है कितनी, देखिए यहाँ लिख लेता हूँ कि 400 की वैल्यू मुझे दे रखी है 5500। मुझसे वैल्यू पूछी है 24/5 की। सबसे पहले 2 0 से 2 0 काटिए, 4 से काटिए 4 छंग 24, 5 से काटिए तो 11 आएगा, 11 छंग 66। आंसर आ गया मेरा
66 मेरा आंसर है। बहुत सिंपल मेथड से मैंने किया और आसानी से मेरा आंसर भी आ गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम हमारे कि आ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट अ प्राइस 20% हायर देन देयर कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा वो डिसाइड कर देता है। ठीक है, एंड अलाउज 10% डिस्काउंट्स ऑन एवरी आइटम, फाइंड इज गेन परसेंटेज। गेन परसेंट मुझे फाइंड करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक माइंड मैप बनाता हूँ कि चीज़ें बिकती और खरीदी कैसे जाती हैं। देखिए सबसे पहले क्या रहता है, सीपी कॉस्ट प्राइस। इस पे इंसान एक मार्क परसेंटेज कर देता है, क्या कर देता है, मार्कअप, तो वो बन जाता है मार्केट की प्राइस। ठीक है, अब जो मार्केट प्राइस बन जाती है उस पे इंसान क्या कर देता है, डिस्काउंट दे देता है। ये कितना होता है, सीपी से एमपी क्या कहते हैं, प्लस M%, मतलब मार्कअप परसेंटेज, और डिस्काउंट दे देता है तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब देखिए यही कहानी आपको समझाना है। उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकुत मूल्य कर देता है। मतलब अगर 100 की कोई चीज है तो वो उसको 120 अंकित मूल्य कर देता है, मतलब छाप देता है कि 120 की। अब देखिए, और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। अब इस पर 10% का डिस्काउंट देगा। देखिए माइनस का 10%, 10% मतलब 1/10, 1/10, 120 का 120 का 1/10 कितना होगा, 12, 120 में से 12 माइनस कीजिए तो 108 आएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ क्या होता है, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। चूंकि बेस 100 है इसलिए जो आंसर आएगा मेरा 8, यही मेरा आंसर है 8%। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया 8%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से कर लिया मैंने, एक लाइन का क्वेश्चन था बस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, मतलब कि उनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये है। अब बोला अगली लाइन में कि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। ए पर 10% का हुआ और बी पर 20% का लाभ होता है, और इनके विक्रय मूल्य में अंतर 480। कितना है इनके विक्रय मूल्य में अंतर, 480 रुपये। ठीक है, एसपी में इतना डिफरेंस है, तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में डिफरेंस बताना है। एसपी में डिफरेंस दे रखा है, सीपी में डिफरेंस बताना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सीपी का मुझे रेशो दे रखा, क्या दे रखा है, रेशो ऑफ सीपी कितना दे रखा है, 4:5। अगर मैं इसमें एक 0 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं है, क्योंकि थोड़ा 0 से आसान हो जाएगा मुझे ये निकालना। अब देखिए दुकानदार को वस्तु ए पर 10%, ए पर 10% का लाभ बताइए। अब मैं लिखूंगा एसपी का रेशो, बताइए 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10% 4 होता है, 40 में 4 ऐड करूंगा तो मैं 44 आ जाएगा रेशो। अब बताइए 50 बी पर कितना, 20% का लाभ है, 50 का 20% कितना होता है, 20% मतलब 1/5, 50 का 1/5 10, ये कितना हुआ, 50 में 10 की 60। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि सर ये बताइए कि क्या दे रखा है, एसपी का डिफरेंस दे रखा है। एसपी का डिफरेंस कितना है, 16 की वैल्यू दे रखी है 480। पूछा क्या है मेरे से, उसने पूछा है सीपी में डिफरेंस, सीपी में कितना डिफरेंस, 10 का, 16×3 = 48, 300, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, केवल इस किसमें कॉन्सेप्ट लगना था कि सीपी से एसपी का रेशियो बनाना था, डिफरेंस लिया, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर है, मतलब जो टाइम है वो रेट का आधा है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 1500 रुपये की राशि उस ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखिए कुछ रेट रही होगी, मुझे नहीं पता क्या, बस उस रेट को लेकर 15,000 रुपये को 8 वर्षों के लिए लगाना, और मुझे क्या फाइंड करना है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए देखिए क्या करता हूँ, पहली लाइन लिखता हूँ कि सर T = R का हाफ है, T = R का हाफ है। देखिए आप ये बोल रहा है ना कि जब वर्षों की संख्या प्रति ब्याज दर के आधे के बराबर, ब्याज का आधा, ठीक है, और जो ब्याज है मतलब जो इंटरेस्ट है वो क्या है,
राशि, राशि का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कितना है 1/8 है, मतलब कि प्रिंसिपल कितना है 8 और इंटरेस्ट कितना है मेरा 1। कौन कौन ऐसा है जो ये चीज़ नहीं जानता कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मैं जानता हूं कि सर क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल कितना 8, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू क्या रहेगी R अपॉन में 2 अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। 2 से काटा 8 तो 4 आया, 4 से काटा ये तो 25 आया, 25 इधर जाएगा तो R और R स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो R की वैल्यू कितनी होगी 5%। ठीक है, मतलब कि 1 साल का ब्याज 5% है। मुझसे पूछ रहा है वो 8 साल का ब्याज, तो मैं क्या करूंगा, 8 साल का ब्याज कितना आएगा 40%। ठीक है, मुझे 15,000 का 40% चाहिए। 1 साल में 8% ब्याज मिलता है तो 8 साल में मुझे 40% ब्याज मिलेगा। 15,000 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो और 15 चौक 60, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको सिंपल इंटरेस्ट से कम, सिंपल इंटरेस्ट देखना था कि क्या है, और थोड़ी उसमें टी बराबर R/2 देखा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म थी, तो इसे आपको आसानी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या A and B start a business, A invest 33 ratio 1/3% of the total capital and B invest of the remaining। इतनी लाइन से सब कुछ क्लियर हो गया। A और B एक इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/3 लगाता है, कितना लगाता है 1/3। देखिए, अगर इसने 1 लगाया तो बी ने कितना लगाया होगा 2 लगाया होगा, और ए ने 1 लगाया है और ये टोटल कितना था 3 था, 33 सही, 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की तो 1/3, 1/3 मतलब कि 1 ए ने 1 लगाया, बी ने 2 लगाया। हम देखिए, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। ठीक है, कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3 है मेरे अकॉर्डिंग, 3 की वैल्यू कितनी देगी 1,62,000। पूछा कितना है बी का हिस्सा, बी कितना है सर 2 है, 3 से काटोगे तो 3 5 15 और 1 3 चौक 12, 54 दूनी 108, ये आ गया मेरा आंसर 108 30 10,000, सॉरी 1,08,000। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कोई भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के, तो मैं आपको एक डिटेल्ड में समझा दूंगा कि कैसे होना। और इसके अलावा एक फ्री कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर, CHSL GD और CGL के लिए एक टारगेटेड बैच होगा वो हमारा। ठीक, देखिए, A can complete 25% of a work in 15 days. He works for 15 days and then we alone finish the remaining work in 30 days. In how many days will A and B working together finish 50% of the same work? समझ में आया, आ गया होगा वैसे। देखिए, A 25% काम को 15 दिन में करता है, कितने 25% काम को 15 दिन में कर लेता है। He works for 15 days, देखिए 15 दिन में 25% काम करता है, और उसने क्या किया 15 दिन ही काम किया, मतलब कि ए ने 15 दिन में 25% काम कंप्लीट कर लिया। देखिए, ए ने 25% काम 15 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एंड ऑल फिनिश द सेम वर्क, देखिए देन बी, अब बी आया, बी ऑल्सो फिनिश द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना था 75% इन 30 डेज, मतलब कि जो ए है ये क्या कह रहा है बी, अब मेरे पास बी आया, बी क्या आया, बी कह रहा है कि बी 75% वर्क, बी 75% वर्क 30 डेज में कर लेता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर विल फिनिश 50% ऑफ द वर्क। अब उनसे मुझे 50% काम करवाना है, दोनों मिलकर कितना करेंगे। देखिए, मेरे पास ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ए के डेज सेम कर लेता हूँ। और बताइए, ए 25% 15 दिन में करता है, तो ए 50% कब तक कितने दिन में करेगा, ए 50% करेगा 30 दिन में। ठीक है, ए 50% 30 दिन में करेगा, बी 75% 30 दिन में करेगा। तो आप बताइए कि ए प्लस बी, ए प्लस बी
125% काम 30 दिन में करेंगे ना, बिल्कुल। क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये सेम रहेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि देखिए मैं एक दिन में 2 पेज लिखता हूँ, ठीक है, और आप एक दिन में 3 पेज लिखते हैं, तो हम एक दिन में कितने पेज लिखेंगे? 5 पेज लिखेंगे। ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि 2 दिन में 5 पेज, एक दिन में लिखेंगे ना, क्योंकि क्या एक दिन की बात चल रही है। जैसे यहाँ पे चल रहा था कि ए वो 30 दिन में 50% करता है, बी 30 दिन में 75% करता है। 30 डेट तो सेम रहेंगे, क्योंकि एक ही 30 दिन ही काम कर रहे हैं, वो 30 दिन काम कर रहे हैं, तो दोनों 50 प्लस 75% 125% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 30 दिन। ए प्लस बी काम के 125% भार को 30 दिन में कर लेते हैं, और जबकि मुझसे वो पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि 50% भाग कितने दिन में होगा, ठीक है। क्या करता हूँ, 25 पंजा 125, 25 दूनी 50, 5 से 30 जाने में 6 का गुणा करना पड़ा, तो 2 में 6 का गुणा कर दीजिए 12। ये मेरा आंसर आ गया, 2 छंग 12, आंसर सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने इसे कर लिया। टाइम एंड वर्क का था, थोड़ा परसेंटेज इसमें ज़्यादा घुसा रखा है, हर जगह परसेंटेज की बात चल रही है। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, परसेंटेज देख के डर जाते हैं, स्पेशली इन टाइम एंड वर्क। देखिए ये मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। इसमें क्या बोलता है, देखिए आप क्या, कि ए और बी ने क्रम से एक्स से बाय और बाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को इतने और इतने टाइम में पूरा कर लिया। ए की चाल इतनी है, तो बी की बताइए। अगर आप लोगों ने टाइम एंड स्पीड अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा कि किस रेशो में ये होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। क्या कि मान लीजिए ये पॉइंट था एक्स और ये पॉइंट है बाय। ए जाता है मेरा एक्स से बाय और बी आता है मेरा बाय से एक्स, ठीक है। ए आता है मेरा ए जाता है एक्स से बाय और बी आता है बाय से एक्स आ रहा है मेरा। इधर था, इधर आ रहा है बी बाय से एक्स की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ आया ये क्रॉस कर लिया। मान लीजिए कि ये मीटिंग पॉइंट है, ऐसे ये बी चला, अब दे रखा क्या, देखिए एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को जब उन्हें पार कर लिया ना, तब ए का टाइम दे रखा है। ए का टाइम कितना दे रखा है, ये दे रखा है ए का टाइम, मतलब 6 8 48 और 1 49/8। ए का टाइम 49/8 है। बी का टाइम कितना है, 8। किस किस को ये बात पता है, कौन सी वाली, क्या सर, अंडरवुड टाइम ऑफ ए अपन में टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी अपॉन में स्पीड ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है, प्री वेरीफाइड फॉर्मूला है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला याद होगा अगर आप एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को देने की सोच रहे हो तो। अगर नहीं पता तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा, बस इसके लिए आपको एक कमेंट करना है कि सर हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस आपसे पढ़ना है, बस, ठीक। अंडर रूट लगाया मैंने, टी ए अपॉन में टीवी, टी ए क्या है 49/8, टीवी कितना है 8, तो 49 में कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, इधर लिख देता हूँ मैं 49/64, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/8, कितना आ गया, ये आ गया 7/8। ये मैं मिटा देता हूँ, फाइनल आंसर लिख लेता हूँ क्या, कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 7/8। अब देखते हैं आप क्या लिखा है। देखिए एक ही कितनी दे रखी 32, एक ही कितनी है 32, बी की पूछिए मेरे से। अब आप बताइए कि देखिए 8 का मैंने गुणा किया 32 में, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 28 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया आसानी से। टाइम स्पीड डिस्टेंस का केवल ये फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको ये डायरेक्ट पता होता तो इसमें मुझे फॉर्मूला बनाने की भी, मतलब जो मेथड बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक। अब ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, ए प्लस बी, ये
देखिए इसमें मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या। इसमें मेन कॉन्सेप्ट लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। देखिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, पता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए और बी दोनों जीरो हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो है तो ए और बी जीरो होंगे। ठीक, तो ये अपनी मेथड है करने की। अब इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। देखिए ए स्क्वायर लिखा मैंने, ये कितना हो गया माइनस का टू, इधर आके प्लस का टू हो जाएगा। ये लिखा मैंने प्लस का टू, प्लस का बी स्क्वायर लिखा मैंने टू बी, उधर जाके माइनस का टू बी हो जाएगा। प्लस का 49 सी स्क्वायर है, 49 सी स्क्वायर है। यहाँ क्या है माइनस का टू, वो टू 28 इंटू टू कितना 56 सी, तो इधर आके प्लस का 56 सी हो जाएगा। प्लस में 18 है इज इक्वल टू जीरो, ये बचा मेरे पास। ठीक है, देखिए ये ए हो गया, ये बी की इक्वेशन है, सी की स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप ए लिखिए प्लस टू का हाफ करना है आपको, ए प्लस वन इसका होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस है इसलिए प्लस लगा मैंने। बी टू बी का हाफ, ये माइनस का टू बी इसलिए माइनस का साइन है, टू का हाफ कितना होता है वन, बी माइनस वन का स्क्वायर आया प्लस 49, 49 क्या होता है 7c का स्क्वायर होता है 7c प्लस प्लस है प्लस। देखिए टू से डिवाइड करोगे तो इसे कितना आएगा 56 को, तो ये आएगा 28, 28 आया। 28 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 4, इसका भी स्क्वायर आ गया प्लस वो सॉरी इक्वल टू जीरो। सर ये 18 कहाँ गया, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये 18 कहाँ, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए कितना, ये 4 चौक 16। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये लास्ट की टर्म है ना बी स्क्वायर वाली, ये वाली बता रहा हूँ। देखिए 4 चौक 16, वन का स्क्वायर वन और वन का स्क्वायर वन। देखिए 16 17 18, तो बस इन 18 जो वैल्यू थी ना इसे मैंने सभी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसीलिए इक्वल टू जीरो आ गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर किसी वैल्यू की स्क्वायर का सम जीरो हो ना तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जीरो है, मतलब ये वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का वन। अगर बी की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो बी की कितनी आएगी वन। अगर सी जीरो के इक्वल है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4 अपॉन में 7 आएगा। ठीक है, माइनस का 4 अपॉन में 7 आएगा। अब देखिए अब इसमें वैल्यू रखना है ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी, माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी, माइनस का 7c, माइनस का 7c, 7 से 7 कैंसिल किया, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 4 मेरा आंसर आ जाता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन था, एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने मिला होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत नॉर्मली मिल जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा टफ पड़ता है इसे सॉल्व करना क्योंकि इसमें माइंड में क्लिक नहीं होती वो बात कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो बनाना है। देखिए ये वाले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये भी क्या है सेम क्वेश्चन है, किसका है अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो इसमें दो फॉर्मूले यूज होना है, मैं पहले वो दो फॉर्मूले क्लियर मेंशन कर देता हूँ तो आप कर सकते हो इन्हें। देखिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब आप देखिए क्या ये फॉर्मूला बन गया, ये सेकंड फॉर्मूला लिखता हूँ आपको क्या ए स्क्वायर नहीं ए का क्यूब आता है, यहाँ पर क्या आता है ए का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, 3abc है ये इक्वल में क्या आता है, इक्वल में इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आता है इक्वल में, और इनटू में आता है क्या इनटू में आता है ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का कितना आता है, माइनस का आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला क्लियर विजिबल होगा। देखिए अब क्या करना है मुझे, अब देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, और क्यूब भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ये पूछा है तो, लेकिन देखिए ये नहीं दे रखा, और इसके लिए मुझे ये वाले फॉर्मूले पे जाना होगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास पता है, ये भी पता है, बस ये वाला वैल्यू पता करना है। देखिए अगर मैं इस वाले टर्म की वैल्यू लेना चाहता हूँ, इस वाली टर्म का, तो मुझे क्या करना होगा, देखिए इस वाली वैल्यू किधर ले जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 है तो अपन में 2 चला जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ करके बताता हूँ क्या, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना होगा, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 36 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 अपन में 2 कितना आ जाएगा, ये 36 माइनस 32 4 आया, 4 का हाफ 2 आ गया, ये वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ए बी प्लस बी सी प्लस सी मेरे पास आ गई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न होता, याद होता, तो आप इससे आसानी से लिख लेते कि 2 है इसकी वैल्यू। देखिए अब इसमें वैल्यू फॉर्मूले पुट करूंगा मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना है 189 माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना देगा 32 माइनस ए बी प्लस बी कितना है 2 आया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 माइनस 2 कितना आया 32 माइनस 2 आ गया मेरा 30, तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा 30 इंटू 6 30 इंटू 6 कितना होगा 180, तो 3ab इधर आएगा, और 189 है वो इधर आ जाएगा, कितना वो 8 बचेगा, क्या वो 189 में से 180 घटाएंगे तो 8 बचेगा, नहीं सॉरी 9 बचेगा, 9 189 में से 180 घटाएंगे तो 9 बचेगा, मतलब कि ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3 3 तिया 9, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ 3 रखिए, 3 में से 3 गया तो 0, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, बस इसमें थोड़ा फॉर्मूले की बात थी, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप आसानी से इससे कर लेते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेरी ज्योमेट्री का पोर्शन। ज्योमेट्री के पोर्शन को अब मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ठीक, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी meet at the point E. If CD is 50 degree, 57 degree and A is 47 degree, then find the measure of angle B. एंगल भी बताना। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए, ए बी सी डी, ए बी ये सी और ये मेरा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ। अब कह रहा है कि सी और डी के समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर। देखिए अब ये मान ली पॉइंट है कि यहाँ मिलेंगे, तो ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो यहाँ के ये मिले, ये वाले पॉइंट पे आके मिले। अब क्या कहता है वो कि सी ई डी 56 सी ई डी ये क्या पॉइंट ई है, तो सी ई डी इज 57 डिग्री, तो सी ई डी इज 57 डिग्री, ये 57 है। आपको ये भी पता है कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ए दे रखा है 47 और बी पहुंचा है। देखिए अगर ये 57 है तो इन तीनों का सम कितना होता है, इन तीनों का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों का सम बताइए, इन दोनों का सम कितना होगा इंटीरियर वाले का एंगल। देखिए अगर मैं 180 में से 57 घटा दूँ तो इन दोनों का सम मिल जाएगा मुझे। 180 में से अगर मैं 57 घटाऊँ तो मेरे पास बचेगा 123 डिग्री। ठीक है, देखिए मत 123 डिग्री ये प्लस ये 123 आ गया। ठीक है 123 आ गया। अगर मैं इसे डबल कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये डबल आ जाएगा।
डबल हो जाएगा तो सिंपल मैं इसे कर सकता हूँ डबल। तो कितना आ गया, 12 दूनी 24 और 2 तिये 6, ये आ गया, डबल कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि मेरे पास इन ये वाला इंटीरियर और ये वाला इंटीरियर दोनों का सम आ गया। आप क्या जानते हो कि सभी चारों का सम 360 होता है। मतलब देखिए 2 प्लस और ये इसे भी ऐड कर लेते हैं अपन तो 47 हो जाएगा। 47 और ऐड कर लेते हैं तो 6 और 7, 6 7 13 3 हासिल की 8 9 293, ये आ गया। अब ये वाला फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर दो 293 को, तो 360 में से आप 293 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 67 डिग्री। ये आ गया मेरा आंसर। ज्योमेट्री का क्वेश्चन, अगर आपको भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना सीखना है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि सर आपको, हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी, हमें ज्योमेट्री सीखना है आपसे, तो मैं आपको ये भी अच्छे से सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन। इस वाले में एक टाइप के क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उसी क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, 15 और 16। इसका अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है थोड़ा थोड़ा। इसमें है एक ट्राइंगल बना हुआ है, एंगल ए दे रखा हुआ है, ये इन सेंटर दिया हुआ है, तो BIC पता करना है। देखिए सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जाए। ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया ABC, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने एक। अब देखिए आई क्या होता है, जो सभी के बाइसेक्टर से मिलता है, तो इसके बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पता करना है, तो ये वाला पॉइंट कैसे पता करूंगा मैं, देखिए ये कितना दे रखा है, 88 डिग्री दे रखा है, और ये कितना होगा, देखिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये कितना होता है, ये होता है 90 प्लस एंगल A अपॉन में 2, ये होता है, ठीक है। तो कितना कितना होगा एक्चुअली में, 90 प्लस 88 का हाफ कितना होगा, सॉरी 90 आ गया ये, ठीक। 90 प्लस क्या किया जाए, ए का हाफ कितना होगा, 44 डिग्री। 90 प्लस 44 134 डिग्री। देखिए सेम क्वेश्चन अगला भी है, एक बार इसे भी मैं आपको बताता हूँ। 15 देखिए, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है। CBD A 78 है, P बताइए। देखिए क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, मैं आपको देखिए क्लियर करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें ये होता है, देखिए यहाँ A रहता है, ये B रहता है और ये C। इसमें क्या करते हैं कि B को AB को कहाँ तक बढ़ाया है, D तक, AC को कहाँ तक बढ़ाया है, E तक, ठीक है। AC को बढ़ा दिया गया E तक। CBD और BC के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, क्या, CBD और BC, CBD देखिए CBD इसके समद्विभाजक और इसके समद्विभाजक BC के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, P पर मिलते हैं। ये वाला पता करना है। देखिए अगर ये कितना है, ये कितना 78 दे रखा है। देखिए ये वाले का फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ, यहाँ नीचे लिख के, यहाँ होता है 90 माइनस एंगल A का हाफ, के तो कितना होता है 90 माइनस एंगल A का हाफ, वो वाला कितना था 90 प्लस एंगल A का हाफ, ये होता है 90 माइनस एंगल A का हाफ। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच लिया जाए तो 90 प्लस A/2 होता है, अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच लिया जाए तो 90 माइनस A हाफ होता है। मतलब कि 90 में से मुझे A का हाफ 39 माइनस करना है, तो मेरे पास 51 मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर क्वेश्चन, ठीक है। केवल 2 फॉर्मूले आपको याद करना है, इन 2 क्वेश्चन। और मैंने नॉर्मली देखा है CPU के प्रैक्टिस सेशन भी मैंने डाल रखे हैं, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। कभी कभी तो वो आपको वैल्यू भी चेंज नहीं करता, सेम वैल्यू तक दे देता है।
17 क्वेश्चन देखते हैं कि ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की रचना होती है। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? जो एक सर्कल में बना होता है। देखिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से। एक सर्कल में जो बना होता है उसे क्या कह देते हैं अपन? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी और डी, ये हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ए बी सी 2p है। ए बी सी ये कितना दे रखा है? ये कितना दे रखा है उसने? 2p दे रखा है ये। और ए बी सी 2p दे रखा है और ए डी सी 3p देखा है। ए डी सी ये कितना है? ये वाला एंगल दे रखा है, ए डी सी 3p दे रखा है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि अब अगली लाइन में देखिए उसने क्या बोला है कि ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है। ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है। ये मान लीजिए कि ये सेंटर है। ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है, ये जोड़ दिया मैंने ओ को। क्या कह रहा है कि ए बी सी 2p ए डी सी 3p परिवर्ती ए ओ सी ज्ञात कीजिए। ए ओ सी का परिवर्ती ये फाइंड करना है मुझे। देखिए ए ओ सी क्या है? ये ओ सी है। और लेकिन उसने बोला है कि क्या बोला है उसने कि रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी, तो रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी जो होगा ये। देखिए मैं जानता हूँ कि अगर ये 3p है, अगर कोई मतलब जो आर्क रहती है वो कितना यहाँ बना रही है? 3p बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी? सेंटर पे 6p एंगल बनाएगी। अब मुझे 6p की वैल्यू फाइंड करना। देखिए ये 3p और टीपू 3p और 2p 3p और 2p मतलब 5p। हम जानते हैं कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मतलब 5p की वैल्यू 180 है। ठीक है, मुझे इसमें क्या करना है? 5 की वैल्यू निकालूंगा मैं। 5 से काटूंगा तो 36 आएगा। p की वैल्यू 36, 6p की वैल्यू 36 इंटू का 6, 36 चक्का 216, 6 का क्यूब, ये आ गया 216। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए गोला दिया गया, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हुआ। देखिए रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, मतलब कि 3 - 2 1 बचेगा, आर की पावर 1 अकेली बचेगी। ठीक है, यहाँ आर बचा, यहाँ एच बचा। देखिए आर की वैल्यू कितनी है? 3। एच की वैल्यू कितनी है? 4, मतलब आर 3 है। देखिए आर 3 है और ऊंचाई 4 है, तो ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें क्या करता था, आपको थोड़ा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इसमें, तो आप कर सकते हो। 19 नंबर का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस वाले में देखते हैं 0 से 90 के बीच में ये वाला सॉल्व करके मुझे इनमें से देखना है कि कौन सा है। ठीक, देखिए क्या करता हूं मैं इसके लिए। इसमें मैं ऐसा करता हूं कि अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं, अगर मैं cot 0 रखूं, cos 0 कितना 1, तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर -1 अच्छा नहीं लगता, तो ये 0 नहीं रख सकता। थीटा की जगह 0 नहीं रख सकता मैं। थीटा की जगह मैं ऐसा करता हूँ कि 30 नहीं 45 रखते हैं। 45 क्यों रखते हैं थीटा की जगह? वो सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन है ये। 45 रख देते हैं। 45 से क्या होगा कि कोट थीटा बन जाएगा 1 प्लस, देखिए मैं इस पार्ट को नहीं छेड़ूंगा, कोट थीटा 45 कितना आ जाएगा? कोट 45 1 प्लस 1 अपॉन में √2 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन √2, तो ये आ गया। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अंडर √2 प्लस 1 अपॉन में √2 आएगा, इधर √2 माइनस 1, ठीक है। √2 प्लस 1 आएगा, या √2 माइनस 1 आएगा, और यहाँ भी अपन में √2, यहाँ भी अपन में √2 आएगा, तो वो मैंने काट दिया, लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमीटर, मतलब कि √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और √2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, √2 माइनस 1 कितना हो जाएगा,
2 माइनस ए माइनस बी, सॉरी ये प्लस है, ए माइनस बी प्लस बी कितना होता है, ए माइनस बी, मतलब 2 माइनस 1 होगा। देखिए √2 + 1, √2 + 1 2 बार है तो एक बार बाहर ले लेते हैं इसे, तो √2 + 1 बाहर आ जाता है और 1 प्लस एज इट इज है। देखिए 1 प्लस सब में, इसीलिए मैंने 1 प्लस इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखिए बीच में प्लस लगाए और इसमें माइनस लगाए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें 1 माइनस, केवल एक आंसर बचता है मेरा, आंसर डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिक से करना था। अगर आप इसमें cot थीटा माइनस cos थीटा का रैशनलाइजेशन कर दे तो क्वेश्चन बढ़ता ही जाता, लंबा पहुंच जाता, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आती है आपको सॉल्व करने में। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन करके बताता हूँ, ये भी थोड़ा थोड़ा उसी टाइप में है। इसमें क्या करते हैं, इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि कॉट की जगह साइन कॉस रख लेता हूँ, टेन की जगह साइन कॉस रखता हूँ। देखिए क्या होते हैं, देखिए यहाँ सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा अपन में 1 माइनस साइन अपन में कॉस लिखा मैंने। ठीक है, देखिए स्क्वायर है सभी के ऊपर, स्क्वायर ये पूरे पार्ट है ना, इसके ऊपर ये स्क्वायर है, तो मैं लिख नहीं रहा अभी। ठीक है, स्क्वायर है, मन में सोच लेना कि स्क्वायर है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया, ये आया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, अपन में आया साइन थीटा आया, बड़ा वाला अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। कब कटेगा, बस एक माइनस एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि देखिए साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो एक एक्स्ट्रा साइन माइनस बार आ गया। ठीक है, तो देखिए ये कॉस नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा अपन में साइन थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, वो सॉरी कॉट थीटा होता है, माइनस का कॉट थीटा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा लीजिए आप, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और देखिए एंड में माइनस का 1 भी लगा है, ये आ गया आंसर सी। ठीक है, आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं, मेरा 21 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। 21 इसमें क्या बोला गया है, देखिए मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हो उसी एग्जाम की ये क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के सेम पैटर्न है। मैंने इसमें कुछ हेरा फेरी नहीं की हुई है, ऑप्शन की या फिर लैंग्वेज की, सेम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट्स M and N एट द डिस्टेंस ऑफ 72 and 128। देखिए एक टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनने में बिल्डिंग है ये, ठीक है, इस यहाँ 2 पॉइंट है, एक M एक N, एक एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसने, क्या यहाँ से यहाँ आप देखोगे ऐसे, ये M और N, ठीक है, N है ये N, क्या दे रखा है ये ऐसा डायग्राम बना के यहाँ से मैं देखूंगा इस बिल्डिंग के टॉल को, मतलब जो टॉप पॉइंट रहता है कि बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में 72 मीटर और 128 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, 128 यहाँ से लेकर यहाँ से 128 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। इन बिंदुओं से उस इमारत की शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। देखिए पूरक और पूरक का मतलब क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये दे रखा है। ठीक है, तो उसने पूछा इमारत की ऊंचाई क्या है, मान लीजिए मैं इमारत की ऊंचाई को मान लेता हूं M P परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाले एंगल में 10 थीटा लगाऊं, 10 90 माइनस थीटा कितना आएगा, सर परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो P अपन में 72 आ गया। ठीक है, मतलब 10 माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आया, P अपन में 72।
आ गया। अगर मैं स्क्वाट थीटा को टेन थीटा में बदलना चाहूँ कैसे करूँगा, ये टेन थीटा लिखा मैंने, टेन थीटा क्या है 72/p, बताइए उलट जाएगा कि नहीं उल्टेगा, उल्टेगा कि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स उल्टे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्स किया मैंने इनका तो ये भी उल्टे हो गए, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल, अब मैं ये वाले ट्रायंगल में आया, ये पूरे बड़े वाले में, तो यहाँ टेन थीटा क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा टेन थीटा बराबर, यहाँ टेन थीटा बराबर कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन 128, कितना आएगा p अपॉन में 128, यहाँ कितना है 72/p, यहाँ कितना p अपॉन में 128, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो p अपॉन में 128 इक्वल टू 72/p। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इधर चला जाएगा p² इक्वल टू 72, ये वाला पार्ट मैं और कहीं लिख देता हूँ, 72 इंटू 128, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है थोड़ी, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं आया तो वीडियो पीछे करके आप ये डायग्राम दे सकते हो। p² इक्वल टू 72 इंटू 128, क्या करता हूँ इसमें से 2 हटाता हूँ तो ये 36 बचेगा, और 2 इसे दे देता हूँ तो ये 256 हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे आप, अंडर रूट कितना आएगा 36 का 6 और इसका 16 इंटू 6 96, ये मेरा आंसर आ गया, 96 इज माय राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आ गया आसानी से। टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, ये आ गया हम अपने किस टाइप के क्वेश्चन में, पाई चार्ट वाले हैं तो ये वाले तो आप कर लेना, अगर आपको नहीं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसमें बस परसेंटेज की बेसिक लगता है। अगर आपको नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं स्पेशली आपसे बोलता हूँ कि सर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो की, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। इन क्वेश्चन को भी मैं खुद से करना स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए, लेकिन अभी ही कुछ कोई बोलता भी नहीं है कि सर आपने करवाया नहीं है, अगर बोलते हो तो मैं ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ये वीडियो देखिए, इसकी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल को इस टाइप की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।